and welcome to Umang, where we'll be analyzing previous year question for mains. So let us begin. आज का जो क्वेश्चन है, it reads, which steps are required for constitutionalization of a commission? Do you think imparting constitutionality to the National Commission for Women would ensure greater gender justice and empowerment in India? Give reasons. ये आया था GS पेपर 2 2020 में for 250 words of 15 marks और ये हमारे सिलेबस के स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वाजी जुडिशियल बॉडीज वाले पार्ट से आया था। तो आइए हम इस क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझ लेते हैं। तो शुड वी इम्पार्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द एनसीडब्ल्यू ड्यू टू द रीजंस सच एज देयर हैज़ बीन अ राइज इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन। जैसा हम एनसीआरबी डेटा देखते हैं तो उसमें भी पता चलता है देयर हैज़ बीन अ राइज इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन। उसके अलावा जो अभी प्रेजेंट फॉर्म में जो कमीशन है वो काफ़ी ज़्यादा टूटलेस है बिकॉज इट डज नॉट हैव लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स। एंड एट लास्ट जो स्टाफिंग है उसका भी इशू है बिकॉज देयर इज इनसफिशिएंट एंड ओवरबर्डन स्टाफ इन द कमीशन, तो इसके कारण भी दिक्कत आती है। आइए अब हम एनालिसिस देख लेते हैं कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देंगे तो क्या फ़ायदे होंगे। तो फर्स्ट थिंग इज दैट द कमीशन कैन समन एंड एनफोर्स अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एनीवेयर अराउंड द इंडिया। उसके अलावा क्या है, इट कैन रिक्विजिशन एनी पब्लिक रिकॉर्ड फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस, बट देयर विल बी सम इश्यूज विच विल स्टिल रिमेन, जैसे कि पावर्स ऑफ कमीशन विल स्टिल रिमेन रिकमेंडेटरी इन नेचर, and then there's no guarantee that the commission's complaint disposal rate will increase drastically कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे भी देते हो तो वो कंप्लेंट को इस रेट से डिस्पोज करता है उसका स्पीड बढ़ेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो आइए अब हम देखते हैं आप इसका ड्राफ्ट आंसर कैसे लिख सकते हैं। तो इन इंट्रोडक्शन यू कैन राइट दैट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन विल एंश्योर बेटर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड देयर इंटरेस्ट। इस तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। फिर हम बॉडी में आते हैं। तो प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन क्या होता है आपको पहले वो बताना पड़ेगा कि जो है एक आर्टिकल या एक बिल लाया जाता है पार्लियामेंट में और फिर उस बिल को पास किया जाता है बाय 2/3 ऑफ द मेजोरिटी एंड मोर देन 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग इन बोथ द हाउसेस, और फिर प्रेसिडेंट असेंट देता है तो कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन हो जाता है किसी भी कमीशन का। देन नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनसीडब्ल्यू, क्यों नीड है, जैसे कि राइजिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। एंड देन यू हैव टू tell how constitutional status will help but some issues that will still remain and then you have to give way forward। तो इस तरीके से आपको attempt करना रहेगा। and in conclusion you can write while providing constitutional status is a welcome step, increasing complaint disposal rate of commission providing enough autonomy are also needed। इस तरीके से आपको conclude करना रहेगा। तो आइए अब हम देखते हैं आप इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन विच हैज़ बीन गिवन। द आंसर रीड्स, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन में लिखूंगा, रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज़ अवॉर्डेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो क्योंकि एनसीबीसी बनाया गया था तो इस कारण से वॉइसेस रेज हो रहे हैं टू क्रिएट अ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ऑल्सो, और इसे भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए। ठीक, फिर प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन इंक्लूड, तो पहले एक आर्टिकल लाया, एक अमेंडमेंट लाया जाता है अंडर आर्टिकल 368, फिर उसे 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग जो है वोट करते हैं और 50% ऑफ स्ट्रेंथ होना चाहिए हाउस का। बोथ द हाउसेज हैव टू पास द बिल सेपरेटली एंड द बिल इज गिवन असेंट बाय द प्रेसिडेंट। तो ये तो हो गया प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन। फिर नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन क्यों है, तो ये एनसीआरबी रिपोर्ट है वो बोल रही 7.3% राइज अगेंस्ट वायलेंस इन अगेंस्ट वुमेन हुआ है, 7.3% राइज इन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हुआ है। देन लो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर इज प्रेजेंट टू द कमीशन, तो इसके कारण भी उसे दिक्कत आती है। द कमीशन डज नॉट हैज़ पावर टू चूज इट्स ओन मेंबर, इट हैज़ टू रिलाई ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस, and it does not have its own investigating staff and has to rely on government machinery for investigation and finding, तो इससे भी इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। देन हाउ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस विल हेल्प वो देख लेते हैं हम। द कमीशन विल बी एबल टू समन एंड एनफोर्स द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम एनीवेयर अराउंड इंडिया, रिक्वायर द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, ये भी कर सकता है, रिसीव एविडेंसेज ऑन एफिडेविट कर पाएगा, रिक्विजिशन एनी पब्लिक रिकॉर्ड फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस, कहीं से भी मंगा सकता है, एंड इशू समन्स फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड डॉक्यूमेंट्स। बट सम इशूज विल स्टिल रिमेन, कुछ इशूज अभी भी रहेंगे। द पावर्स ऑफ द कमीशन विल स्टिल रिमेन रिकमेंडेटरी इन नेचर, रिकमेंडेटरी रहेंगे। द अपॉइंटमेंट्स एंड पोस्टिंग विल बी डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो लैक ऑफ ऑटोनॉमी अभी भी रहेगी। इवन आफ्टर गिविंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसका कोई गारंटी नहीं रहेगा कि कंप्लेंट डिस्पोजल रेट बहुत अच्छा रहने वाला है। द कमीशन डज नॉट हैव इट्स ओन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, इट हैज़ टू डिपेंड ऑन गवर्नमेंट, तो ये अभी भी चलेगा, तो गवर्नमेंट पे ही उसे डिपेंड रहना पड़ेगा फॉर एनी इन्वेस्टिगेशन, तो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएगा ये। नो एक्शन टेकन रिपोर्ट इज सबमिटेड बाय द कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट अबाउट द एक्शंस टेकन ऑन द रिकमेंडेशंस मेड बाय बॉडी, जो भी रिकमेंडेशंस देती है उन
उन पे कोई एक्शन लिया जाता है वो रिपोर्ट सबमिट की ही नहीं जाती, तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस से भी इसका कोई फ़ायदा होने नहीं वाला है। एंड एट लास्ट बीइंग ब्यूरोक्रेटिक इन स्ट्रक्चर, पर्सनल चीफली ड्रॉन फ्रॉम गवर्नमेंट होने वाला है, तो ये वापस से रेड टेपिज्म को बढ़ाने ही वाला है, तो इसका प्रोसीजर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा रेदर देन सिंप्लीफाइंग। तो आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो कि मेंबर्स जो है वो इंडिपेंडेंट कमिटी द्वारा अपॉइंट किया जाए, जो ओवरलैपिंग फंक्शन है बिटवीन एनसीडब्ल्यू एंड अदर कमीशंस लाइक एनएचआरसी उनको रिड्यूस किया जाए, फ्रिक्शन कम होगा इससे, एंड कमीशन शुड हैव मेंबर्स फ्रॉम ऑल फील्ड्स रेदर देन जस्ट रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो और फिर आप कंक्लूड कर सकते हो, वाइल प्रोवाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इज अ वेलकम स्टेप, बट एट द सेम टाइम स्टेप्स मस्ट बी टेकन for increasing the complaint disposal rate or providing it with enough autonomy to make commission truly effective for ensuring greater gender justice and equality। तो इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हो। आइए अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो यूपीएससी फ्यूचर में पूछ सकते हैं। So the question reads, what do you mean by regulatory bodies and how are they becoming more and more relevant today? While quoting examples, highlight the challenges with them. तो जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो कैसे रेलिवेंट होते जा रहे हैं दिन ब दिन, आपको वो बताना है। जैसे अभी जो है आरबीआई है, इसका रेलिवेंस क्या है? बिकॉज ऑफ द राइजिंग क्रिप्टो करेंसी, इसके कारण वी नीड आरबीआई मोर। के अलावा क्या है कि 5G रिवॉल्यूशन और 6G रिवॉल्यूशन आने वाला है कंट्री में, तो वी नीड TRAI। इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा वाई वी नीड दैम। एंड वाइल कोटिंग एग्जाम्पल्स हाईलाइट द चैलेंजेस कि इनके साथ क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। तो इनके साथ जो चैलेंजेस होते हैं कि इनका भी जो अपॉइंटमेंट है वो थ्रू एग्जीक्यूटिव किया जाता है रेदर दैन अ कमिटी। फिर ये पार्लियामेंट में कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं करते हैं, या सबमिट करते भी हैं तो उनका डिस्कशन नहीं होता है, तो इनका कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है एज सच पार्लियामेंट में रिपोर्ट सबमिट करने का। फिर इनको ओवरसी करने के लिए कोई मिनिस्ट्री नहीं है एज सच, और ना ही कोई पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है जो इनको ओवरसी करती है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं। तो दिस इज़ हाउ यू विल हैव टू गो अबाउट इट। So, and this is the answer for our Hindi medium students. So those who are writing in Hindi can note it down, and I hope this was helpful for you. I wish you all the best for your examination, and a very thank you for this lecture.